Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to Al Nafi on A Levels Academy, and this is Cambridge International O Level Biology course. So let's move onwards. We are on our chapter number 2, which is diffusion and osmosis. We covered our first subtopic, which is diffusion, and now we are on osmosis. एंड फर्दर ऑस्मोसिस के अंदर आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है ऑस्मोसिस इन सेल्स. ऑस्मोसिस हमने देखा कि दिस इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर concentration towards their lower concentration or from high water potential to a low water potential and through a partial permeable membrane. So this all concept is all about osmosis. Now अब ये सेल्स में भी होती है. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन सेल्स. सो बिफोर गोइंग टू इट हम ये देखते हैं कि एक सॉल्यूशंस किस तरह के होते हैं. सो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में आज हम देखते हैं कि इन बायोलॉजी there are 3 different types of solutions that cells can be in. एक सेल इन 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस में से किसी एक तरह का ये हो सकता है सेल. सो सॉल्यूशन कौन सी है 3 तरह की. एक होती है आइसोटोनिक, एक होती है हाइपोटोनिक एंड एक है हाइपरटोनिक. Different types of solutions have different impacts on cells due to osmosis. अब आपको ये टर्म की एक्सप्लेनेशन का आइडिया नहीं होगा कि ये क्या है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक. सो पहले हम इन तीनों टर्म्स को डिस्कस करते हैं. आइसोटोनिक. अब पहले हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये भी देख लिया था कि कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी भी सॉल्यूट कितनी अमाउंट में एक सॉल्वेंट में प्रेजेंट है और कितनी कंसंट्रेशन है एक सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट की. तो ये जो एक बात होती है इस टर्म को हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन में कोई चीज़ मौजूद है. इस तरह हम ये जुमले यूज़ करते हैं. सो an isotonic solution has the same concentration of solutes both inside and outside the cell. अब फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ पिछले कॉन्सेप्ट की कि हमने देखा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ. अब एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है और ये भी डिस्कस हमने किया था कि सेल मेम्ब्रेन किन चीज़ों को अंदर अलाउ करती है और किन चीज़ों को अलाउ नहीं करती. और अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स बाहर प्रेजेंट होंगे जो हायर कंसंट्रेशन में होंगे तो वो सेल के अंदर आ जाएंगे अगर वो सेल के अंदर वही मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन में होंगे. तो इसी तरह ये मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वाटर की, आयंस की, गैसेस की. यही मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्यूजन. और अगर ये मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की हो तो हम उनको कहते हैं ऑस्मोसिस. अब यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें अंदर और बाहर सेम कंसंट्रेशन होगी. ना वो मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन में बाहर होंगे, ना वो मॉलिक्यूल कम कंसंट्रेशन में अंदर होंगे. वो दोनों साइड्स पे आउटसाइड द सेल, इनसाइड द सेल वो सेम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होंगे. और अगर सेम कंसंट्रेशन है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स देयर इज नो मूवमेंट. कोई मूवमेंट ही नहीं होगी, कोई फिनोमिना ही नहीं लगेगा, कोई फिलॉसफी ही नहीं है यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की. वाई? बिकॉज देयर इज सेम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. सो फॉर एग्जाम्पल, अ सेल with the same concentration of salt inside it, ठीक है, as in the surrounding water would be said. ओके अब एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं, वो आउटसाइड द सेल भी सेम है, इनसाइड द सेल भी सेम है. फॉर एग्जाम्पल के
1% सॉल्ट बाहर है और 1% ही सॉल्ट अंदर मौजूद है. सो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट. In this case, the amount of water entering and exiting the cell's membrane is equal. Okay, so there is no net movement and amount would be equal. ना water की movement अंदर ज़्यादा होगी, ना water की movement बाहर ज़्यादा होगी. water जितना अंदर है, जितना बाहर है, जितनी एंटरिंग हो रही है, जितनी एग्जिटिंग हो रही है, सब इक्वल होगी. कहीं पे भी किसी भी चीज़ का पोटेंशियल प्रेशर कहीं भी ज़्यादा नहीं है. देयर इज़ नो नेट मूवमेंट, इक्विलिब्रियम है यहाँ पर. सो दैट सिचुएशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक एंड दैट सोल्यूशन इज़ नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन. सेकेंड है हमारे पास हाइपोटोनिक. हाइपो. So in a hypotonic solution there is a higher concentration of solutes inside the cell than outside the cell. अब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है सॉल्यूट्स की और बाहर लो कंसंट्रेशन है. So when this occurs, more solvent will enter the cell then leave it to balance out the concentration of solute. अब इसमें ये बता रहे हैं कि there is higher concentration of solutes inside the cell. अब सेल के अंदर सॉल्यूट्स ज़्यादा हैं, मतलब वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर कम है, सॉल्वेंट कम है. इनसाइड द सेल ये चीज़ कम है और आउटसाइड द सेल ये चीज़ ज़्यादा है. तो मूवमेंट होगी आउटसाइड से इनसाइड. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन एज मोर सॉल्वेंट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल. सो सॉल्वेंट विल मूव towards the cell. More solvent will enter the cell to make it balance, to make the concentration of solute balance. So पानी अंदर की तरफ आएगा सेल के, वाटर अंदर की तरफ आएगा, सॉल्वेंट अंदर की तरफ आएगा. क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ कम है सॉल्वेंट एंड हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स है इनसाइड द सेल. और इसके टोटली ऑपोजिट है हाइपरटोनिक. अब हाइपरटोनिक इज द सॉल्यूशन ऑपोजिट ऑफ अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. देयर इज मोर सोल्यूट outside the cell than inside it. In this type of solution, more solvent will exit the cell than enter it in order to lower the concentration of solutes outside the cell. फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. जैसे ही ये होगा कि आउटसाइड द सेल लोअर कंसंट्रेशन होगी सॉल्वेंट की, तो सेल से सॉल्वेंट निकल के बाहर जाएगा, सेल से एग्जिट करेगा सॉल्वेंट और वो बाहर की तरफ जाएगा. तो अब क्या होता है कि इन तीनों कंडीशंस की वजह से सेल की शेप में फ़र्क आता है. सो अब यहाँ हम देखते हैं कि ये, अब यहाँ देखें आइसोटोनिक हम पहले देखते हैं. दिस इज़ द आइसोटोनिक सॉल्यूशन. इसमें सेल की जो शेप है वो मेंटेन है. जितना वाटर अंदर है उतना ही वाटर बाहर है. देयर इज़ नो नेट मूवमेंट, सो द सेल मेंटेन इट्स ओरिजिनल शेप. अब हम हाइपोटोनिक को देखें तो हाइपोटोनिक में हमने देखा था कि वाटर अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ अगर हम पीछे देखें तो हमने पढ़ा था देयर इज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड द सेल. अब सोल्यूट सेल के अंदर ज़्यादा मौजूद है. डैट मीन्स वाटर पोटेंशियल सेल के अंदर कम है, इसलिए मोर वाटर एंटर हो रहा है सेल के अंदर. ज़्यादा पानी आ रहा है तो सेल फूलेगा, सेल स्वेल करेगा, और इसलिए यहाँ पे सेल की जो शेप है वो गोल है, क्योंकि यहाँ पानी अंदर की तरफ आ रहा है, सेल स्वेल हो रहा है. देन ऑपोजिट है हाइपरटोनिक में. हाइपरटोनिक में
बाहर यहाँ पे अगर हमने देखा था कि हाइपरटोनिक में देयर इज मोर सोल्यूट आउटसाइड द सेल, आउटसाइड में सोल्यूट ज़्यादा है, आउटसाइड में वाटर कम है, इनसाइड वाटर ज़्यादा है, इनसाइड सोल्यूट कम है। सो मूवमेंट होगी वाटर की सेल से बाहर की तरफ। क्यों मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ आ रहे हैं? क्योंकि बाहर आउटसाइड द सेल वाटर पोटेंशियल कम है, सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट ज़्यादा है, पोटेंशियल ही वाटर का कम है, लो है, तो वाटर तो अपने प्रोसेस के हिसाब से बाहर निकलेगा, क्योंकि इसने जाना है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। अब क्या हो रहा है कि सेल से पानी बाहर जा रहा है। अब जब सेल से पानी बाहर निकल रहा है तो सेल श्रिंक कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर सेल श्रिंक हो रहा है। सो हाइपरटोनिक में सेल श्रिंक होगा, हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करेगा, आइसोटोनिक में देयर इज नो चेंज इन द शेप ऑफ अ सेल। So these three conditions are very very important: hypertonic, isotonic and hypotonic. So let's move forward. Hypertonic versus isotonic versus hypotonic solutions. So अब यहाँ पे भी वही बात है कि हाइपर मीन्स ज़्यादा, तो हायर सोल्यूट होगा आउटसाइड में, आइसोटोनिक में इक्वल अमाउंट होगी, एंड हाइपोटोनिक में हायर सोल्यूट होगा इनसाइड, हायर वाटर होगा इनसाइड। इन हाइपरटोनिक केस इक्वल वाटर, देयर इज नो नेट मूवमेंट, एंड इन हाइपोटोनिक हायर वाटर होगा आउटसाइड। सो आउटसाइड होगा तो सेल के अंदर पानी जाएगा और हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करेगा। हायर वाटर इनसाइड होगा तो पानी बाहर की तरफ आएगा और सेल श्रिंक करेगा हाइपरटोनिक में। वाटर मूव्स आउट, नो नेट मूवमेंट इन आइसोटोनिक, एंड वाटर मूव्स इन हाइपरटोनिक। सो कंडीशन विल बी सेल श्रिंक्स इन हाइपरटोनिक नॉर्मल, इन आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक में सेल स्वेल्स अप। सो ये शेप्स भी आप देख सकते हैं, ये शेप्स ऑफ अ सेल होंगे आफ्टर दीज ऑल कंडीशंस। नाउ अ solution that is less concentrated or has a higher water potential is known as hypertonic. अब हाइपरटोनिक कंडीशंस कैसी होती हैं? जो कि लेस कंसनट्रेटेड होती हैं, जिनमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, इसलिए सेल स्वेल कर जाता है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक। एंड वन डेट इज़ मोर कंसनट्रेटेड, ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है तो वाटर का पोटेंशियल कम होता है, और दैट सिचुएशन इज़ नोन एज हाइपरटोनिक सिचुएशन. It is easier to remember if you think in terms of the example. A pure water is hypotonic to the blood. प्योर वाटर में लेस कंसनट्रेशन होगी, लेस सॉल्यूट्स होते हैं, इसलिए दिस इज हाइपोटोनिक टू द ब्लड. अगर यही हम 0.85% सॉल्ट सोल्यूशन इज आइसोटोनिक टू द ब्लड, क्योंकि इतनी ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, ये एक नॉर्मल पोजीशन है, यहाँ सेल को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दैट इज़ द आइसोटोनिक, देयर इज़ नो नेट मूवमेंट एंड इट रिमेन्स इन आइसोटोनिक. सो अगर ज़्यादा हो गया सॉल्यूट विच मीन्स सॉल्ट, तो 3% सॉल्ट सोल्यूशन इज़ हाइपरटोनिक टू द ब्लड. ये एज टर्म्स ऑफ ब्लड ये एग्जाम्पल है कि प्योर वाटर हाइपोटोनिक होता है, 0.85% आइसोटोनिक में आएगा, और 3% सॉल्ट हुआ तो वो हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी. ऑस्मोसिस सेल्स, इन सेल्स में क्या है? अब हमें ये पता है कि सेल्स कंटेन्स very various biological molecules such as sugars and salts. अब water may move in or out of the cell depending of the water potential gradient between inside of the cell and its environment. वाटर अंदर की तरफ आएगा या वाटर बाहर की तरफ आएगा, डिपेंड करेगा कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, कहाँ अंदर ज़्यादा है तो बाहर आएगा, अगर बाहर ज़्यादा है तो अंदर की तरफ पानी आएगा. So osmosis affects plants and animal cell differently because both plant and animal cells can tolerate different concentration of water. So next is
अब हम देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में एनिमल सेल का क्या इफेक्ट है। सो एनिमल हाइपोटोनिक में सेल स्वेल करता है क्योंकि मूवमेंट ऑफ वाटर होती है इनसाइड अ सेल। सो जब मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल होगी तो एन एनिमल सेल विल फिल विथ टू मच वाटर एंड लाइस और बर्स्ट ओपन। However, plant cells need more water than animal cells and will not burst in a hypotonic solution due to their thick cell walls. Hypotonic solutions are ideal for plant cells. Now this is very important line, which is हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर आइडियल फॉर प्लांट सेल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि वाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर आइडियल फॉर प्लांट सेल्स, तो इट्स आंसर इज़ वेरी सिंपल, बिकॉज प्लांट को पानी ज़्यादा चाहिए होता है। ये अगर स्वेल भी कर जाए प्लांट के सेल्स तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनके बाहर सेल वॉल होती है जो कि इतनी थिक होती है कि ये सेल की शेप को मेंटेन रखती है। अगर सेल फूल भी जाए तो भी ये बर्स्ट नहीं करेगा, बिकॉज प्लांट्स नीड more water than animal cells, and also plants have a cell wall. Because of these two main points, hypotonic solutions are ideal for plant cells, and in animal cell there is no cell wall, there is no surrounding thick cell walls, membranes. So animal cells में hypotonic conditions नहीं गुड होती, सेल बर्स्ट कर जाता है, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती एज कम्पेयर टू सेल वॉल्स, बिकॉज प्लांट्स हैव सेल वॉल्स. सो द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर एन एनिमल सेल इज टू बी इन आइसोटोनिक सोल्यूशन. हाइपोटोनिक प्लांट सेल्स के लिए बहुत बेहतर है और एनिमल सेल के लिए आइसोटोनिक सोल्यूशन इज़ वेरी बेस्ट विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड. व्हेन अ प्लांट सेल इज एन isotonic solution, its cells are no longer turgid and full of water and the leaves of the plant will droop. So क्या होता है प्लांट्स के लिए, अगर प्लांट्स आइसोटोनिक में होते हैं तो उनमें पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से लीव्स ऑफ द प्लांट विल ड्रूप आउट. So this is the bad conditions for the plant cells. So in a hypertonic conditions, water will rush out of both animal and plant cells. अब हाइपरटोनिक दोनों के लिए नहीं अच्छी, ना एनिमल सेल के लिए अच्छी है ना प्लांट सेल के लिए अच्छी, क्योंकि इसमें से तो पानी बाहर ही आ जाता है ना, सेल ही श्रिंक कर जाता है, जो कि ऑब्वियसली दैट्स नॉट गुड फॉर बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. एंड जिसमें सेल श्रिंक कर जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइजेशन. हाइपरटोनिक कंडीशन में सेल श्रिंक कर जाता है, सेल विल श्राइव, सो दैट कंडीशन इज नोन एज प्लाज्मोलाइजेशन. दिस इज वाई slugs and snails shrivel and die when salt is sprinkled onto them. Water leaves their cell in order to balance the higher concentration of salt outside the cell. अब ये कॉन्सेप्ट सबको पता होगा. दिस इज़ द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट कि अगर हमारे घरों में कोई स्नेल आ जाती है, कोई स्लग्स आ जाते हैं, तो हम उनके ऊपर नमक फेंकते हैं, नमक से वो सिकुड़ जाते हैं, वो श्रिंक कर जाते हैं. अगर इस तरह की एक होता है वॉर्म लंबा सा, अब इसके ऊपर हम सॉल्ट फेंकते हैं तो ये इस तरह का बन जाता है, बिल्कुल आपस में यूं हो जाता है, ये बिल्कुल श्रिंक कर जाता है, अंदर को इकट्ठा हो जाता है. क्यों? क्योंकि पानी बाहर आ जाता है. जब हमने उसके ऊपर सॉल्ट फेंका तो उनके बॉडी से पानी निकल के बाहर की तरफ आया टू बैलेंस द कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से सेल श्रिंक कर जाता है एंड दे विल इवेंचुअली डाई. सो ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी नाउ के हाइपरटोनिक कंडीशन इज़ नॉट गुड फॉर एनिमल एंड प्लांट सेल्स, एंड isotonic is good for animal cell and hypotonic is good for plant cells.
Animal cells are surrounded by a partial permeable membrane, but they do not have a cell wall. So isotonic condition is good in animal cells. The cell membrane is very thin and delicate and is not able to resist changes in pressure inside a cell. Cell membrane एक delicate membrane होती है, ये इतनी changes को resist नहीं कर पाती as compared to a cell wall. This means that animal cells can only tolerate small movements of water by osmosis. Large movements will damage the cells. Small movements को ये easily carry out कर लेती है cell membrane animal cell में. Large movements will damage the cell. अब यहाँ पर example आ रही है red blood cells. Now देखते हैं हम इस example को. In a body, red blood cells are surrounded by plasma, blood plasma, which is a solution of salts with the same water potential as the cell contents. अब red blood cells जो हैं they are surrounded by blood plasma. अब इनकी जो solution of salts है, इनकी concentration जो है that is same, so which is a solution of salts with the same water potential as the cell contents. So there is no net movement of water between inside and outside of the cells, and they maintain their normal bioconcave disc shape. However, अगर हम इन्हीं blood cells को red blood cells को placed करते हैं water में, तो they rapidly absorb water by osmosis. अब पहले तो सेम थी, कोई मूवमेंट नहीं हुई. जैसे ही हमने इसको डाला पानी में रखा, तो क्योंकि विच इज़ ये सोल्यूशन सॉल्ट्स का सोल्यूशन था, इसलिए इसने बाहर से पानी को एब्जॉर्ब किया और इसकी कंडीशन हो गई हाइपोटोनिक. सेल कर गया स्वेल एंड बर्स्ट. कन्वर्सली इफ़ दे प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, देन क्या होगा, अगर हम सॉल्ट सोल्यूशन में डालेंगे तो पानी बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि कंसनट्रेशन ऑफ वाटर बाहर ज़्यादा होगी. तो इसके बाद ये होगा कि दे लूज वाटर. सो इफ़ दे प्लेस्ड इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, तो बाहर पानी कम होगा, अंदर पानी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये पानी अंदर से बाहर की तरफ जाएगा. सो दे विल लूज वाटर टू बैलेंस द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट from the high water potential inside the cell to the lower water potential outside. inside में ज़्यादा होगा water का potential, outside में water का potential कम होगा, इसलिए movement of molecules होगी from higher concentration towards the lower concentration, and the cell shrink and become crinkled in appearance, और इस condition को हम कहते हैं crenated. अगर फिर से हम रिवाइज करते हैं कि रेड ब्लड सेल्स हैं, दे आर अ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स एंड सराउंडेड बाय अ ब्लड प्लाज्मा. यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगी वाटर की, क्योंकि बैलेंस होगा, आउटसाइड इनसाइड बैलेंस होगी. लेकिन अगर हम इन्हीं ब्लड सेल्स को वाटर में डालते हैं तो क्या होगा कि वाटर बाहर ज़्यादा हो जाएगा, सेल में कम होगा, तो वाटर की मूवमेंट होगी बाहर से अंदर की तरफ. जब पानी बाहर से अंदर आएगा तो सेल स्वेल कर जाएगा और बर्स्ट कर जाएगा. नेक्स्ट, यही हम रेड ब्लड सेल्स को किसी कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल देते हैं, तो ये होगा कि पानी, क्योंकि हमने सॉल्ट के सॉल्यूशन में डाला ना, तो पानी रेड ब्लड सेल्स में ज़्यादा होगा और बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन होगी, इसलिए पानी बाहर कम होगा, पानी का पोटेंशियल बाहर कम होगा. तो ये सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल हो जाएगा श्रिंक, और इसको के बाद सेल क्रिंकल्ड कर जाएंगे, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्रीनेटेड. That's why we said that isotonic solution is good for animal cells. So this is A is the normal shape of the red blood cells, that is bioconcave, and when placed in 3% salt solution they lose water and become crenated, so their cells become shrink. So here is a B figure which shows crenated
रेड ब्लड सेल्स। सो हमने देखा ऑस्मोसिस इन एनिमल सेल्स में क्या होता है। नाउ वी सीइंग ऑस्मोसिस इन प्लांट सेल्स। So the presence of a cell wall means that plant cells can survive being placed in solutions with very different water potentials. The cell cytoplasm and sap vacuole contains various solutes including sugar and ions which lower the water potential inside the cell. Okay, ये क्या बता रहे हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है या जो सेल की प्लांट सेल के अंदर सैप वैक्यूल होता है उसमें बहुत तरह के सोलूट्स होते हैं जिसमें शुगर होती है, डिफरेंट आयंस होती हैं, जिसकी वजह से ये सोलूट्स की डिफरेंट कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। इसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल इनसाइड द सेल कम होता है। सो इफ़ द सेल इज़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन सच एज डाइल्यूट सुक्रोज सोल्यूशन और प्योर वाटर। हाइपोटोनिक में अगर हम सेल को प्लेस कर रहे हैं जो कि एक प्योर वाटर आप ले लें तो वाटर विल एंटर द सेल बाय ऑस्मोसिस, तो वाटर सेल के अंदर आ जाएगा। अगर हम प्लांट सेल को किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में डाल देते हैं जो कि एक प्योर वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल सेल के अंदर चले जाएंगे और जिसकी वजह से ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से ये फिर सेल के अंदर पानी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा से हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म है, सैप वैक्यूल है, इनमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलूट्स ज़्यादा है, पानी कम है। हमने सेल को एक हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा, एक प्योर वाटर में हमने प्लेस कर दिया। अब प्योर वाटर में वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा होता है इसलिए मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो गई इनसाइड द सेल फ्रॉम आउटसाइड। मॉलिक्यूल सेल के अंदर गए किस प्रोसेस के ज़रिए? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए। एंड द सेल स्वेल्स अप एंड इट्स साइटोप्लाज्म पुशेस अगेंस्ट द सेल वॉल। अब सेल फूल रहा है, साइटोप्लाज्म पुश हो रहा है अगेंस्ट द सेल वॉल। अ सेल दैट हैज़ डेवलप्ड एन इंटरनल प्रेशर लाइक दिस इज कॉल्ड टर्जिड। अब सेल फूल रहा है, गोल होता जा रहा है और इस गोल फॉर्म को हम कहेंगे दिस इज टर्जिड। ये कंडीशन जो है दिस इज नोन एज टर्जिड। However, the cell wall is relatively inelastic and will only expand so much until it exerts a pressure back on the cell contents. Cell wall inelastic है, वो फूलती जाएगी। At this point, no more water will be able to enter the cell and it becomes fully turgid. अब वो एक लिमिट तक सेल फूलेगा, एक लिमिट तक सेल स्वेल करेगा। तो जब वो अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच जाएगा ना तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि ये फुली टर्जिड है। टर्जिड का मतलब ये स्वेल है। ठीक है, सेल स्वेल हुआ, फिर सेल वॉल की एक लिमिट होती है, वो वहाँ तक जाएगा, एक्सपैंड करता जाएगा until it exerts a pressure back on the cell contents. When no more water will able to enter the cell and cell फूला हुआ है, अपनी मैक्सिमम कंडीशन में है, that condition is known as turgid, fully turgid. Conversely, if the same cell, अब वो फूला हुआ सेल है, ओके, वो सेल हमने प्लेस कर दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन में such as concentrated sucrose solution, the cell will lose water by osmosis. ठीक है, हाइपरटोनिक में वाटर का पोटेंशियल कम होता है ना। अब हमने उस फूले हुए सेल को प्लेस कर दिया हाइपरटोनिक सोल्यूशन में तो उस सेल के अंदर से पानी निकल के बाहर आता जाएगा। As water leaves the cell and the cell contents decrease in volume and the cytoplasm no longer pushes against the cell wall, a cell in this condition is known as flaccid.
अब सेल एक अपनी एक नॉर्मल शेप में वापस आया, ये एक नॉर्मल प्लांट सेल की शेप है, इसमें ये वापस आया, वो जो स्वेल था, टर्जिट था, उससे निकल आया। ठीक है, अभी ये नॉर्मल में वापस आया तो हम इसको कह रहे हैं फ्लैसिड। नेक्स्ट, इवेंचुअली उसी हाइपरटोनिक कंडीशन में अगर हमने उसको सेल को रखा, the contents of the cell will decrease in volume so much that the cytoplasm pulls away from the cell wall. In this state the cell is described as plasmolized, shrink कर गए। जाहिर बात है पानी निकलता गया, क्योंकि हम हाइपरटोनिक से नहीं निकाला उस सेल को, प्लेस है वहीं पे, तो पानी निकलता जा रहा है, बाहर निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। द कंडीशन इवेंचुअली बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। You can see some plasmolized cells in figure 2.7. These are the plasmolized cells. The cell surface membrane of these cells have separated from the cell walls, and the space between the cell wall and the cell surface membrane is now occupied by the sucrose solution. So अब ये भी उसी एक्सप्लेनेशन की डायग्राम है, वाटर मूवमेंट ड्यू टू ऑस्मोसिस। सबसे पहले अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, गेन्स वाटर एंड बिकम्स टर्जिड। ये यहाँ पे वाटर आ रहा है, ये टर्जिड हो गया। बी में अ सेल प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लूजेज वाटर एंड इनिशियली बिकम्स फ्लैसिड। यहाँ से पानी निकला, सबसे पहले ये फ्लैसिड हो गया सेल। फिर अब उसको हमने अगेन हाइपरटोनिक में ही रखा तो पानी और ज़्यादा निकलता गया एंड eventually becomes plasmolized. So a cell left in a hypertonic solution eventually becomes plasmolized in C. So that's all. Thank you.